गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत लघु पंचांग का यह बृहद रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। जी हाँ, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं और पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग के से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम प्रतिदिन इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए अलग से हम प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें नक्षत्र करते काम है, सितारे करते काम है और सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। जी हाँ, आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। ताराबलम का मुख्य सिद्धांत ताराबलम का मुख्य सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल के लिए ग्रहों और शुभ और अशुभ ग्रहों की पहचान कर सकते हैं, उनका जान सकते हैं अग्रिम रूप से। उसके अनुरूप हम दशांतर दशा का फल को प्रतिफलित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ अशुभ स्थितियों में मानसिक रूप से हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह शुभ ग्रहों के और शुभ ग्रहों के अनुरूप कार्य करने से शुभता प्राप्त होती है। उसी तरह विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक, शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ कार्य होते हैं। साथ ही अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए बाधक, हमारे लिए पीड़ादायक होते हैं। ये सभी चर्चा इसी प्रस्तुति में बने रहिएगा हमारे साथ। तीसरा भाग राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। जहाँ चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में और आज जिस राशि में है उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। अमुहूर्त समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता चाहते हैं और शुभता चाहने के लिए हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें शुभता चाहते हैं और शुभता चाहने के लिए चौघड़िया हमें एक मार्गदर्शन का रूप में कार्य करता है। चौघड़िया हमें यह बताता है कि कौन से शुभ और अशुभ काल विभिन्न कार्यों को करने के लिए। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में है। 5 और अंतिम भाग, हम जब सांस लेते हैं ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं और ये अंक उसी समय से सांस जैसे आरंभ होते हैं चलना, उसी तरह से ये अंक भी कार्य करना आरंभ करते हैं। कुछ अंक सकारात्मक होते हैं, कुछ अंक नकारात्मक, और जीवन की यात्रा के दौरान कुछ सकारात्मक और नकारात्मक अंक हम भी ले आते हैं। ये सभी बाधक का रूप में कार्य करते हैं। यदि जन्म के समय ही नकारात्मक अंक का प्रभाव है तो ये जन्म से ही जीवन स्ट्रगल होता है। इसलिए यह प्रस्तुति विशेषकर अंकों को पहचानने, उन्हें समझने, उन्हें उचित रूप से प्रयोग करके शुभता लाने के लिए है। क्योंकि अंक कार्य करते हैं, जिस प्रकार सांस कार्य करते रहते हैं, सांस सांस की प्रक्रिया काम करती है, उसी तरह प्रक्रिया भी काम करती है। इसके अतिरिक्त अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा यह अंक बोलते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। इस तरह से 5 और सभी भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है। कभी बने रहिएगा हमारे साथ। हम संकलित करके लाए हैं आपके लिए, तो प्रस्तुति को उपयोगी बनाकर लाए हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं पंचांग पर, चर्चा करते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं और ये 5 अंग हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं। जी हाँ, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कार्यों में सफलता, कार्यसिद्धि, कर्म दिलाता है। इस प्रकार
पंचांग के जो पांचों अंग हैं ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसी यही वजह है कि इनकी शुभता प्राप्त करने हेतु प्रातः उठकर पंचांग का स्मरण करने के लिए कहा जाता है। और यह पंचांग को स्मरण करने के लिए उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारमायुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फलमुत्तमम। इसलिए इन्हें प्रतिदिन प्रातः इस श्लोक का स्मरण उठते ही स्मरण करना चाहिए, और साथ ही साथ इसके स्मरण करने के साथ ही साथ जो पुराणों में लिखा है कि पंचांग श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है, पंचांग का श्रवण जरूर करना चाहिए। और पंचांग का श्रवण गंगा स्नान तुल्य का लाभ का तात्पर्य जलीय राशियों से है। जी हाँ, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, जलीय तत्व तो हमारे शरीर के जो 70% से जाता है वह भी शुभता देता है। इस तरह से पंचांग का प्रतिदिन स्मरण स्मरण और श्रवण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए, पंचांग की महत्ता को समझते हुए, इसकी उपयोगिता को समझते हुए, जीवन में इसकी भूमिका को समझते हुए, आइए हम सब पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं, सूता लाया। इसके साथ ही साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शिक्षकों के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सकें। इसके साथ ही हम प्रस्तुति में चलते हैं, और प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री राम का नाम का उच्चारण करते चलते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान भी होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। आज का दिनांक 2 मई 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948, 12 भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कल युग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:12 पर, सूर्यास्त 6:21 पर, सनराइज एट 5:12 AM एंड सनसेट एट 6:21 PM। सूर्यदेव की आयन की स्थिति वही है, पूर्ववत है। उत्तरायण है, मध्याह्न आज 11:47 पूर्ववत की तरह। और चंद्रोदय आज 7:05 पर है, और चंद्र अस्त आज नहीं है। तो ये रहे हमारे पंचांग के, ये हमारे सूर्योदय और चंद्रोदय से संबंध जानकारी। दिशा शुल आज का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा करें और शुभता पाए। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शनिवार, तिथि देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:49 तक प्रतिपदा, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद द्वितीया, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल प्रातः में 7:10 तक विशाखा, और तत्पश्चात अनुराधा। यानी आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक विशाखा नक्षत्र है। और नक्षत्रों के पद इस प्रकार हैं। पूरे दिन विशाखा, आज दिन और रात विशाखा नक्षत्र है। पहला पद दिन के 11:12 तक, दूसरा पद 5:51 तक, तीसरा पद देर मध्य रात्रि 0:30 तक, और चौथा पद प्रातः 7:10 तक। योग रात्रि के 9:45 तक व्यतिपात, उसके बाद वरियान, करण दिन के 11:49 तक बालव, तत्पश्चात मध्य रात्रि 0:49 तक कौलव, और फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। और क्योंकि यह श्रेष्ठ का होता है, यह अग्रिम रूप से हम जान सकते हैं रुद्राभिषेक का, उसकी स्वीकृति भोलेनाथ कैसे स्वीकृत करेंगे, आशीर्वाद कैसे देंगे, शुभता है या नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जब तक पदा तिथि है, यानी पूरे दिन तक रात, माँ भोले शंकर माँ गौरी के सानिध्य में है, और जो कि काफी शुभ है। इसलिए आज
रुद्राभिषेक का शुभ दिन और रात भी शुभ है। अवधि आज बहुत अच्छा है। द्वितीय तिथि आरंभ होती होगी कल के मध्य रात्रि के 16:49 पर। इसके बाद द्वितीय तिथि होती है जिसमें भोलेनाथ सभा स्थल पर होते हैं, जो कि शुभ नहीं है। और इसके साथ ही ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय, जय भोलेनाथ। शुभ और अशुभ मुहूर्त। महत्वपूर्ण मुहूर्त। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये गीता का उपदेश है, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए, भगवत गीता के इस पंक्तियों को याद रखते हुए हम जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए आगे बढ़े, अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके जीवन के सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखें। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त में, शुभ शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 दिन तक। अमृतकाल रात्रि के 9:25 से 11:11 रात्रि तक। त्रिपुष्कर योग देर रात्रि मध्य रात्रि के हैं 0:49 से रात्रि के 7:10 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:51 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:20 से 6:41 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:08 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। और अशुभ मुहूर्त सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 8:30 से 10:08 दिन तक। गोलिक काल प्रातः 5:12 से 6:51 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:25 से 3:04 तक। और वर्ज मुहूर्त दिन के 10:47 से 12:33 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं। हमने जिस आरंभ में भी कहा था, समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त होते हैं। ग्रहों की आकाशीय स्थिति। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त में कार्य करने से जीवन में आने वाली बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी मन से पार कर सकता है, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। ग्रहों की आकाशीय स्थिति में अंश के अनुसार यदि हम कहें तो बुधदेव राशि परिवर्तन किए, इसलिए अंश के अनुसार कम है। और सूर्य के समीप पहुंच गए हैं, इसलिए अस्त भी है। वहीं चंद्रदेव आज 20 अंश पर है, शक्तिशाली जरूर है, लेकिन इनका आज राशि परिवर्तन है। जब वे मीन राशि जब वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे और नीचता को प्राप्त होंगे, यानी नीच हो जाएंगे, शक्ति ह्रास होगा। इस प्रकार यदि राशि के अनुसार देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, अपनी राशि में कोई ग्रह। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति, शुक्र और मंगल की राशियों में है, दो दो ग्रह। सूर्य और सूर्य की राशि में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों की राशियों में एक ग्रह है। वहीं नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में कोई ग्रह, मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह है। इस प्रकार सूर्य और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, केतु देव बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। और अब आपको हम ले चलते हैं आज के दूसरे भाग में। दूसरा भाग ताराबलम इसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। ताराबलम की पूरी सारणी आपके समक्ष रखी हुई है। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा हमारे जन्म कुंडली में उस समय कहाँ थे उसके अनुसार है। और इस प्रकार जो नक्षत्र हम चिन्हित करते हैं अपना, और जो नक्षत्र जिससे मिलन होता है आज के नक्षत्र वाले से, वही आज का दिन होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। और यदि आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या त्रिमित्र में दिखता हो तो आपके शुभता के संकेत हैं। वहीं यदि जन्म, क्षेम
साधक जन्म से जन्म शेव सॉरी जन्म विपद प्रत्यय और नैधन्य हो तो वह अशुभता की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें दैनिक कार्यों में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से मनाएं। ताराबल मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम यह जान सकते हैं, जिसके अनुसार ताराबल मुख्यतः रूप से नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और नवतारा चक्र पद्धति मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह फल देते हैं। प्रश्न उठता है, 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किसके नक्षत्र, कौन से नक्षत्र किन ग्रहों के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची बनाकर इस प्रकार क्रमबद्ध रूप से रखी जाती है। पहला से 9वां, 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27वां। और ग्रहों को दशा अंतर्दशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इन ग्रहों को महादशा के क्रम में रखते हुए केतु देव पहला ग्रह बनते हैं, इसलिए पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से उसके स्वामी केतु देव बनते हैं। दूसरा ग्रह शुक्र देव, इसलिए केतु देव पहला ग्रह बने, इसलिए हर श्रेणी में से पहला ग्रह यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव हो गया। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव हो गया। तीसरा 12वां 21वां ग्रह सूर्य देव को हो जाता है। और जैसे हमने कहा था, दूसरा 11वां 20वां शुक्र देव को, तीसरा 12वां 21वां सूर्य देव को, और चौथा 12वां, और चौथा 13वां और 22वां ये चंद्रदेव को। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध देव को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सूची इस प्रकार होती है, इसे आप सहेज कर रख सकते हैं। इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को, और जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हुए ऊपर बढ़ते हैं और अपने ग्रह, पहला जो ग्रह के नाम है उन्हें चिन्हित करते हैं। ये हमारा पहला ग्रह बनते हैं। हमारी जीवन यात्रा यहीं से आरंभ होती है और उसके घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, और फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो हमारा पहला ग्रह बनता है ठीक उसके पिछले ग्रह तक हम रुकते हैं। इस तरह 9 ग्रहों की यात्रा होती है। पहला ग्रह जो होते हैं, इसी यहां से जहां से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है, इसी इसी ग्रह की दशा पर, महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। और जब जन्म कुंडली को हम देखेंगे तो उसमें दिखता है कि यह कितनी अवधि इस दशा की इस वर्ष में है, इस जन्म में है। यानी हमें इस जन्म में कितने वर्ष, कितनी अवधि तक इस नक्षत्र के फलों को, इस ग्रह के दशा का फल भोगना है। और इसका तात्पर्य यह है कि पिछले जन्म में शेष हम भोग चुके हैं, और चूंकि इसलिए इस ग्रह का संबंध पिछले ग्रह से भी होता है जिसमें हम शरीर त्यागे होते हैं, इसलिए इन्हें पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में चलते हुए बुध तक और फिर केतु से यात्रा आरंभ करके ये ग्रह हमारे लिए शुभदायी होते हैं। दूसरा दूसरा चौथा, छठा, आठवां, नौवां, वहीं पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां ये शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह शुभ होंगे, इनको हम चिन्हित करके हम यह अग्रिम रूप से जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे। और शुभकारी ग्रहों की दशा अंतर्दशा में हम शुभ योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके शुभता सुनिश्चित करते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखते हैं कोई भी पीड़ा या चुनौती को सामना करने के लिए। उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह जब हम चिन्हित करते हैं, संपत ग्रह, जो संपत ग्रह होते हैं, दूसरा ग्रह, इनके जहां भी जन्म कुंडली में बैठे होते हैं, स्वभाव उस राशि और उस ग्रह से संबंधित कार्य किए जाए तो संपत्ति का लाभ की संभावना है। वहीं
वहीं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कैसा फल देंगे। उदाहरण स्वरूप शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होंगे। अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक होंगे। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो, समाज का हो या संसार का हो, कार्यस्थल का हो या व्यवसाय स्थल का हो। इसलिए यह भी हम जान सकते हैं और अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित करते हैं। वापस चलते हैं हम। हाँ, नवतारा चक्र पद्धति की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो भी पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली की चर्चा की है। आप उसे जरूर देखेंगे। अब हम चलते हैं आज के नवतारा चक्र पद्धति के अनुसार तारा बलम पर। आज का चंद्रमा जो गोचर कर रहा है, ये विशाखा नक्षत्र में आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक रहेंगे। इसलिए फल पूरे विशाखा नक्षत्र के ही आज देखने हैं। और इसके अनुसार यदि देखें तो अश्विनी माघा मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ है, शुभ नहीं है। वहीं रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक वहीं रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन शुभ है। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद के लिए भी आज शुभता के संकेत है। इस तरह से हम ग्रहों की स्थिति के बारे में, नक्षत्रों की स्थिति को जानकर हम शुभता सुनिश्चित करते हुए जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आज अहोरात्रि विशाख अहोरात्रि है, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक जब भी कोई ग्रह की स्थिति होती है, नक्षत्र की स्थिति होती है, एक ही नक्षत्र उस तरह से रहते हैं, तो उसे अहोरात्रि कहते हैं। और इस प्रकार जो अशुभ ग्रहों की स्थिति है वह यह है। और इस प्रकार हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। तीसरा भाग इस प्रकार चंद्रमा का आज मध्य रात्रि 0:30 पर राशि परिवर्तन है, जब वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे और नीच के होंगे। जी हाँ, नीचता को प्राप्त करेंगे और इसके अनुसार ये कमजोर होंगे। यह प्रस्तुति चंद्र बलम के अनुसार देखी जाती है और चंद्र बलम के अनुसार रात जन्म राशि के अनुसार कैसा दिन होने की संभावना है। तो आज जब तक तुला है, जब तक तुला राशि है, तब तक का दिन इस प्रकार है। जब तक तुला राशि है तब तक मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। और शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। वहीं वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभ समय है जब वे चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करते हैं, यानी मध्य रात्रि के बाद। तो ये रहे तीसरा, हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति। चौथा भाग का प्रस्तुति है चंद्र चौघड़िया, जिसे कहते हैं। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। यह शुभ और अशुभ समय पर दर्शाता है और समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त कहलाता है। किसी भी शुभ कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो भी कार्य में हम जिसमें हर कार्य करते हैं जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, जिसके लिए वो काफी उपयोगी होता है। चौथा भाग, जी हाँ, चौघड़िया। यह चौघड़िया एक प्रकार का काफी उपयोगी है, इसलिए इसको हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो हम पोस्ट करके रखे हैं। आप भी इसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में यहाँ कहें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु 7 ही चौघड़िया का नामकरण होता है उन्हें साप्ताहिक दिनों से संबद्ध रखने के लिए। इसलिए जो आदि का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। 8वां चौघड़िया रिपीट होता है। दिन का और रात का आरंभ जो चौघड़िया रहते हैं वही अंत में होते हैं। इनको साप्ताहिक साप्ताहिक दिनों से इनका 8वां चौघड़िया का संबंध हो गया, और 8वां चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से जब होता है तो इनके शासक ग्रहों से भी हो जाता है। और शासक ग्रह से होने के बाद जो शासक ग्रहों के निमित्त कार्य हैं उनसे भी होता है, जिसमें ये उपयुक्त ग्रह उपयुक्त होते हैं, उचित रूप से फलदायी होते हैं, उपयोगी माने जाते हैं, लाभदायक होते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध विभिन्न ग्रहों के कर्मों से भी होता है।
और जब भी हम चौघड़िया देखें तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि दिन का और रात का चौघड़िया कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है, जो चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं। इसलिए अशुभता से व्याप्त अधिव्याप्त जो भी चौघड़िया हो उसको पहले चिन्हित करना चाहिए। कुल दिन में तीन तरह की अशुभताएं हो सकती है: राहु काल, वार बेला और काल बेला, रात्रि में काल रात्रि। अनुभव के आधार पर इस पोस्ट को प्रस्तुत करते करते अनुभव के आधार पर हमने जो पाया है कि दिन में प्रभुता सूर्यदेव की होती है, सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है, और सूर्यदेव से नाराज शनिदेव रहते हैं। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि चंद्रमा का प्रभुत्व, चंद्रमा का, और बुध देव इनसे नाराज, इसलिए बुध का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया प्रतिदिन अशुभ काल रात्रि से ग्रसित होता है प्रति रात। इस शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया से जरूर ग्रसित होता है, एक पापी ग्रह है, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं आरंभ करना चाहिए, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली कर कार्यों के लिए, गतिविधियों के लिए लाभदायक है, क्योंकि शनि कर्म के देवता है। ईमानदारी से हर किए गए कार्य के लिए यह काफी शुभ है। मंगलवार, मंगल देव इसके शासक, क्रूर और अनिष्टकारी, रोग चौक, क्रूर और अनिष्टकारी, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध में शत्रु को पराजित करने के लिए यह उपयुक्त होता है। और आज के संदर्भ में कहें, हर व्यक्ति कहीं न कहीं युद्ध क्षेत्र में ही है। विद्यार्थी कहें, विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तत्पर है, वहां भी प्रतियोगी को हराना है। यदि नौकरी पेशा वाले हैं वहां भी वही बात है। और यहाँ तक कि हमारा शरीर, जिसमें जो रोग से जो लड़ते हैं, इसलिए रोग को भी हटना है, रोग के हंता भी, रोग रूपी शत्रु हंता भी मंगल देव ही है। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज शनिवार है, और जैसा हमने कहा था, शनि का चौघड़िया काल चौघड़िया होता है, काल देव से ग्रसित होता है। आदि का चौघड़िया अंत का चौघड़िया होता है, इसलिए शनि का चौघड़िया दो बार आया, काल चौघड़िया, और दोनों बार वह शुभता से व्याप्त है। वहीं रात्रि बुध से आरंभ, बुध का चौघड़िया दो बार आएगा, और इसलिए लाभ चौघड़िया तो काल रात्रि से आरंभ और अंत दोनों ग्रसित है। इसलिए आज क्या कहें, आदि और अंत, दिन का और रात का दोनों अशुभता से व्याप्त है। इस तरह से हम आपको अब ले चलते हैं पांचवें भाग में। अंक ज्योतिष के अनुसार जब हम जन्म लेते हैं, सांस लेना आरंभ करते हैं, उसी समय ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो है वो कार्य करना आरंभ करता है। और ये अंक 1 से 9 तक ही होते हैं। इन्हें समझना, इन्हें जानना, इन्हें पहचानना बहुत ही आसान है, और इनका सही उपयोग करना, क्योंकि ये 1 से 9 तक ही अंक होते हैं। 10वां अंक नहीं होता, शून्य को गणना में नहीं ले आती। और जिसमें अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, जब भी कोई अंक हम लेते हैं तो इसमें दो या दो से ज्यादा अंक जब भी होते हैं, उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। 1 से 9 तक एक अंक, पांचवा अंक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यह बीच का होता है, और यह मध्यस्थता करता है, संतुलन स्थापित करता है 1 से 4 तथा 6 से 9 के बीच के अंकों का, इसलिए काफी ऊर्जावान होता है। 1 से 9 तक के अंक, इनके शासक ग्रह अलग अलग: 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और इन ग्रहों की ऊर्जा तत्व गुण सभी अंकों में समाहित होते हैं, इसलिए इनको विशेष नाम से पुकारा जाता है, जो कि आपके संबंध सूचीबद्ध है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, जो कि हम आरंभ में कहते हैं। और ईश्वर जब भी अंक उपहार में देते हैं तो जन्म तिथि के रूप में देते हैं, और जिसमें तिथि माह और वर्ष होता है। तिथि हम खुद होते हैं, तिथि मूलांक होता है। बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर भी कहा जाता है। तिथि माह और वर्ष, इसे जोड़कर हम भाग्यांक प्राप्त करते हैं, और बोलचाल की भाषा में इसे हम कंडक्टर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में मित्रवत रहना अत्यंत आवश्यक, नितांत आवश्यक है, नहीं तो जीवन स्ट्रगल भरा होता है। जरा कल्पना करें कि बस जो चल रही है, बस का ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत हो जाए तो क्या हो, बस का आराम से ही चलना मुश्किल हो। उसी तरह से यदि ये भी कल्पना करें कि बस और कंडक्टर का तो छोड़ी, हम
बस और कंडक्टर का आपस में संबंध उत्तम है, किंतु बाद में कोई सवारी पैसेंजर ले आए जो आ गया, जो कि वहाँ ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुवत है। यानी हम जीवन में जो अंक ले आते हैं वे शत्रुवत हो सकते हैं और इसलिए जीवन बाधा से वहीं चलती है। हमने ये अंक 2/5/1991, जो आज की तिथि है, 2 मई आज की तिथि है, 2/5/1991 एक ने जन्म तिथि लिया है, जो कि गूगल से लिया है। उद्देश्य शैक्षणिक है। तिथि और माह और वर्ष को जोड़ने के बाद कंडक्टर बनता है, वहीं मूलांक जो बनता है ड्राइवर, तिथि का अंक होता है। और इतना ही नहीं, यदि हम अपने आप ये कहें, तिथि और माह को जोड़ने पर वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व जो जन्म तिथि है, और वह जो तिथि और माह मिलकर वह दिखाता है हमारा बाहरी व्यक्तित्व। आप इसे नोट करेंगे। जातक का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 9 है, और इनका जो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाने वाला अंक है 7 है। और एंजल नंबर, जो कि ये वर्ष के अंकों को जोड़कर निकाला जाता है, पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। तो इनके लिए 9 अंक हुआ। 9 अंक भी शत्रुवत है, वह 2 से शत्रुवत है, 2 और 9 दोनों से। चलिए अब आगे देख बढ़ते हैं। हम जब भी हम ये 1 से 9 तक हमारे सभी अंक तो हमारी जन्म तिथि में नहीं होते। जो अंक होते हैं उनके अलग अलग गुण ऊर्जा तत्व की जो ये है वो सभी हमें पाई जाती है। जो अंक मिसिंग होते हैं उन अंकों से संबंधित जो हमारे जो उन अंकों से संबंधित जो भी गुण ऊर्जा तत्व हैं उसकी कमी हमें पाई जाती है। और इसलिए ऐसे अंकों को पहचानना जरूरी है कि कौन कौन से अंक हम 3 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, क्योंकि 3 बार प्रयुक्त जब भी कोई अंक होते हैं वे अशुभकारी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब हम चिन्हित करेंगे कि 3 से अंक कौन है, 3 से ज्यादा बार प्रयुक्त हुए अंक कौन है, साथ ही साथ कौन से अंक अनुपलब्ध हैं जिसकी ऊर्जा तत्व गुण हमें नहीं मिल रहे हैं, और इसके अतिरिक्त कौन से अंक हैं जो ज्यादा बार प्रयुक्त हो रहे हैं और वे आराम से खूब नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए इन अंकों को पहचानने जानने के लिए हम लूसो ग्रिड का सहारा लेते हैं। यहाँ आपको एक बात बता दें कि जब भी जन्म तिथि में 11 22 33 गणना में आता हो या तिथि में आता हो, तो वैसी स्थिति में यह हमारे पूर्व जन्म के आत्मा से संबंध बताता है। वहीं वो 13 14 16 19 होते हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों से दिखाता है, और इन दोनों को हमें इस जन्म में पूरे करने होते हैं। अब कौन से अंक उपलब्ध हैं कौन से नहीं है, इसके जानने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, लोसो ग्रिड का। लोसो ग्रिड का सहारा लेने के बाद आप देखेंगे कि एक बॉक्स आपके पास बाएं साइड में है, जो भरे हुए हैं सभी अंकों से। पीला बॉक्स है, पीला डिजिट है, ये सभी अंक भरे हुए हैं। वहीं यदि इस जातक के बारे को देखा तो इनका अधिकांश अंक खाली है। इनके जो अनुपलब्ध अंक हैं वे हैं 3 4 5, 3 4 6 7 8, और इनके अंक अनुपलब्ध है, और इसलिए इन अंकों को का गुण तत्व और ऊर्जा की कमी इस जातक में है, पाई जाएगी। उद्देश्य तो जो है हमने जानती थी गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, इसलिए इस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। साथ ही साथ इस जातक का देखें 9 अंक कई बार आया हुआ है, 1 अंक 2 बार आया हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते। 2 भी उपलब्ध है, 1 1 बार। अब प्रश्न उठता है कि यदि जात दो इनका मूलांक और भाग्यांक शत्रुवत है तो अक्षर को का अंक कहाँ से लाए, वह कौन से अंक लाए जो जो दोनों का मित्रवत हो और दोनों को आपस में तालमेल ठीक कर सके। इसके लिए हम मूल रूप से जो हम पिछले प्रस्तुति में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं वह है नामांक। नाम का अंक जो होता है वह सटीक होता है, लंबी आयु उसकी होती है, इसलिए नामांक का ही सहारा ले लिया जाता है, और चूंकि जन्म तिथि बदलती नहीं है इसलिए नामांक का ही सहारा लेते, और नाम का सहारा लेते ही हम नाम धरती के ईश्वर देते हैं, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। नाम का ये लेते हैं, आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं। जी हाँ, हर अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए उन अक्षरों के अंकीय मूल्य से उसे परिवर्तित कर लेते हैं और तब उसको करते हैं। तो इस प्रकार चलिए जातिका का देखें इनका
मूलांक क्या है। इस जातक का देखें कि इनका मूलांक तो 2, भाग्यांक 9 है, और नाम का पहला अक्षर जो कि काफी ऊर्जा देता है वह 2 है, जो कि ड्राइवर का अंक भी है। वही नाम का इनका नामांक 8 हो जाता है। अब हम देखते हैं शत्रु अंक। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 3 के 6 के 3 9, 7 के 7 9 3 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। और इस प्रकार यदि देखा जाए तो इनका ड्राइवर 2, कंडक्टर 9, आपस में शत्रुवत है। 9 अगर हम देखें जो इनका भाग्यांक है, और नामांक का यदि देखें तो 2 और 9 दोनों के शत्रु अंक 8 बनते हैं। यहां तक कि आपको बता दें 9 अंक इनके पास काफी आए हुए हैं, और कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने अंक के भी दुश्मन होते हैं। ये होते हैं 4 7 8 और 9, और जातक का 9 कई बार आया हुआ है, इसलिए यह को प्रभाव डालेगा, और ये इनके इनके ऊर्जा को बहुत अधिक को प्रभावित करेगा। ये रहे कुछ चर्चा कैसे हम कार्य करते हैं। अब आपको अब वर्ष का अंक कैसे कार्य करता है यह भी बताते हैं। जातक का रनिंग एज है वो 35 है, जो कि 8 अंक दे रहा है। और इनका जो पर्सनल ईयर है, इसको पर्सनल ईयर जो इनका ओरिजिनल बर्थ तिथि है उसमें से वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को रखते हैं और फिर योग करते हैं, वह पर्सनल ईयर निकलता है। 2026 का पर्सनल ईयर अंक वह 8 है। 2 और 8 का आपस में शत्रुता है, और 8 का 8 में भी शत्रुता है, 9 और का 8 के साथ शत्रुता है। इसलिए जातक का यह वर्ष थोड़ी परेशानी वाला हो सकता है। डॉक्टर से संपर्क करते रहें, कोई जोखिम नहीं है। तो ये रहे अंकों की दुनिया का। अंक कैसे कार्य करते हैं, अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह की तिथि के विभिन्न किसी भी माह में विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के बारे में यदि कहा जाए तो 8 अंक आज का आता है, और 8 अंक ग्रस्त होते हैं 5 6 और 7 से। इसलिए 5 14 23 तारीख को जन्मे जातक, 6 15 24 7 16 25 को जन्मे जातक के लिए आज का दिन सामान्य रहने की आवश्यकता। वहीं 1 10 19 28 2 11 20 29, 3 12 21 30 4 13 22 31, ये सभी शत्रु अंक है। इसलिए ये शत्रु रूप व्यवहार, अति शत्रु रूप व्यवहार करेंगे, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता। वहीं 8 17 26 9 28 27 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का अंक, वे भी सावधान रहे। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति, जो कि यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और जी हाँ, उपयोगी सिद्ध होगी और आप इसे पसंद करेंगे। जी हाँ, समय के साथ बहे, समय के विरुद्ध नहीं। हमारी प्रस्तुति को जरूर मैं देख पाई थी, पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। और यदि कुछ सुझाव आपके मन में आए हो तो उसे देर न करते हुए सुझाव कमेंट बॉक्स पर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। चैनल को साझा करें, सुझाव भी दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के देवता शनि देव, भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से कि इन सभी का दिन शुभ हो, और सभी सभी के दिन सभी की परास से असीम कृपा उनकी बनी रहे, और आज का दिन सबका शुभ हो। जय जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।